धूमल जी आपके सामने होते हैं, किस तरह का कंपटीशन मानते हैं खुद को? तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, अगर उसमें मुख्यमंत्री की दौड़ में 2 से 4 से 10 लोग भी हैं, एक केंद्रीय मंत्री आते हैं वो अपनी लग बांसुरी बजा रहे हैं, जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लग दिशा में हैं और मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ऐसे कुछ सीनियर लीडर्स को दरकिनार किया गया और बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि कल के आए हुए जो युवा है वो हमें चलाएंगे। होलसेल थोक के व्यापारी के तौर पर यहाँ पर घोषणाएं होंगी, उस पेंशन के डॉक्यूमेंट पे साइन करेगी और ये बाहर जाएंगे। पूरे देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल के नाम पर ये इन लोगों ने देश में जनता को लूट मचाई हुई है। इन्होंने डीजल के नाम पर लूट मचाई हुई है। गैस के दाम इतने बढ़ा दिए कि आम आदमी जो है चूल्हा जलाने के काबिल उन्होंने नहीं छोड़ा है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में एक खास बातचीत, एक खास शख्सियत के साथ हम यहाँ पर मौजूद है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले राजेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से सवाल जहन में हैं। सबसे पहले शुरुआत इससे करना चाहेंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष 4 हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं, जिसमें से एक आप भी है। तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं पहले विधायक होने में? विधायक अब भी है, लेकिन साथ में एक और जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जिम्मेवारी जब किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो वो जिम्मेवारी समझ कर उसको निभाता भी है। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष की पहले मेरे पास जिम्मेवारी थी और इसके अलावा पार्टी ने जहाँ जहाँ मेरी जिम्मेवारियाँ तय की, आपके सोलन में नगर निगम का चुनाव हुआ, वहाँ मुझे यहाँ लगाया गया जी। और सब लोगों के कार्यकर्ताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और मेहनत से हमने ये कॉर्पोरेशन जीती जी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसमें मुझे फतेहपुर चुनाव क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, वो सीट भी हमने जीती जी। और अब पार्टी ने ये उम्मीद जता के कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लोग सब मिलकर लाएं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे जी जी। राणा जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो जब से आपकी हम कहे एक तरह से एंट्री हुई है, या पिछली बार प्रेम कुमार धूमल जी वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, अब एक बार फिर से ये विधानसभा क्षेत्र गर्मा सा गया है। यहाँ पर अटकलें ये है कि क्या प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी जो उनके जिस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं उससे ऐसा दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें देखते हैं? क्योंकि पिछली बार तो एकदम से हम कह सकते हैं फटका लगा था कि भाई वो सुजानपुर में आ गए थे। इस बार तो तैयारियां उनकी मजबूत होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके इस प्रश्न का जो जवाब है इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा कि जब से चुनाव हुआ है 4.5 साल का अरसा बीत गया है और विधायक के तौर पर मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी सुख में ना पहुंचाऊं, दुख में ना पहुंचाऊं, लोगों की आवाज़ को बुलंद ना किया हूं। और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र ऐसा चुनाव क्षेत्र है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी एक होली फेस्टिवल पर गए थे, अन्यथा वहां की जो बीजेपी है ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां ला सकी, ना कोई वहां घोषणाएं हुई। एक आईपीएच का और एक इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न की अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं, जिसका मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान मांग करी थी और वहाँ की बीजेपी ने भी उसकी मांग को दोहराया। अन्यथा सुजानपुर में विकास नाम का कोई इस सरकार ने कुछ किया नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 साल में जो पिछली योजनाएं थी सुजानपुर में, जो राजा वीरभद्र जी की सरकार में स्वीकृत हुई थी, उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। जिसकी जानकारी सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। रही चुनाव लड़ने की, हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेरी तरफ से 15 दिन बाद चुनाव कराएं। और किस भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, किसने चुनाव लड़ना है,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरदर्दी है, ये उन्होंने तय करना है। हमारी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका बिल्कुल पूरी तरह स्वागत है। किस तरह का कैंडिडेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल धूमल जी आपके सामने होते हैं, किस तरह का कंपटीशन मानते हैं खुद को? देखिए, मुझे अपने काम पर, मुझे अपने कर्म पर, मुझे ईश्वर पर और सुजानपुर की जनता पर पूरा भरोसा है। मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा, ना मैंने किसी की पार्टी पूछी काम करते समय। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, एनजीओ भी चलाता हूँ, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की और बेसहारा लोगों की मदद करता हूँ, और पार्टी की तरफ से और विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेदारी उसको भी निभाता हूँ। सुजानपुर में राजेंद्र राणा के पास कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। जो आया है वो मेरे परिवार का आदमी है, और पूरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के लोगों को मैं परिवार से ज़्यादा तरजीह देता हूँ, उनको मानता हूँ और परिवार की तरह मैं रहता हूँ। मुझे सुजानपुर की जनता पर पूरा भरोसा है। चलिए, सुजानपुर से अब होते हुए प्रदेश पर आते हैं, क्योंकि प्रदेश की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो लगातार ये कह रही है कि अभी भी जो है कांग्रेस में गुटबाजी है, या जगह जगह पर जो है वो अलग अलग चीफ मिनिस्टर है। कोई कह रहा है कि हम बनेंगे, कोई कह रहा है कि हम बनेंगे। हालांकि खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें एकदम से सामने आ रही है। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, या एकजुटता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी आदमी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ, तो कोई भी नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हो सकता है। आदमी को राजनीति में आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि ये नेता विहीन है, तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, अगर उसमें मुख्यमंत्री की दौड़ में 2 से 4 से 10 लोग भी हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और दौड़ लगानी भी चाहिए। अगर कोई दौड़ लगा रहा है उसको प्रयास करना चाहिए, परंतु फैसला पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी इसको, जो हम गुटबाजी की बात कर रहे हैं, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में कई गुटों में, कई टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंटी हुई है। एक केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो अपनी लग बांसुरी बजा रहे हैं। जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लग दिशा में हैं, और मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है। कई तरह की पार्टी, पर इनका अपना अंदरूनी मामला है भाजपा का। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, हम कांग्रेस पर ही यहाँ पर वापसी करने वाले हैं। जिस दिन प्रतिभा सिंह को जो है कुर्सी पर बिठाया गया, उस दिन आप भी उस वीडियो में खूब वायरल हो रहे थे। वीडियो था कुर्सी को लेकर के कि किसकी कुर्सी, जिसमें कि सबसे पहले जैसे सुक्खू जी वहाँ पर गुलदस्ता देने आते हैं, फिर चलती है कि तेरी कुर्सी मेरी कुर्सी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक मजाक था या मन की भड़ास थी? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में जिए हैं अभी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शायद ही आपसे बेहतर कोई इसे जानता होगा। नहीं, देखिए, कोई ऐसी बात नहीं। मैं प्रेजेंट था वहाँ पर, और श्रीमती प्रतिभा सिंह जिनको पीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उनको सभी ने बड़े आदर और सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया। सभी ने मीठा मुंह कराया, एक दूसरे का मीठा मुंह कराया। बड़ी भीड़ थी और वहाँ सब लोगों ने मिलकर उनको बधाई दी। और ये जो नियुक्ति हुई है, ये सबकी राय लेकर हुई है। इसमें ये तय हुआ है कि जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना है या चुनाव लड़ चुके हैं, उन लोगों को किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वो प्रदेश में पूरी तरह घूम सकें। जिस आदमी ने चुनाव लड़ना है वो चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में, अपने चुनावों में कई बार मशरूफ हो जाता है। तो इसलिए रानी प्रतिभा सिंह जी के साथ राजा वीरभद्र जी का नाम है, उनके द्वारा किए गए काम हैं उनके साथ हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बेहतरीन फैसला ये पार्टी ने किया है, और इसके नतीजे जो हैं वो बेहतरीन हो गए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रीत तोड़ने की बात कही है कि कभी मिशन रिपीट नहीं होता था। चाहे वो वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें, इतना बड़ा लेजेंडरी नाम, वो भी रिपीट नहीं करवा पाए, लेकिन उनका कहना है कि इस बार होगा। और पिछले कल 1-2 दिन पहले ही नड्डा जी कह के गए कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाने की, और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, हमें चेहरे पढ़ने आते हैं कि इस बार मिशन रिपीट होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, हालांकि उनका अपना घर है, और कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से हर हफ्ते दौड़ लगा रहे हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में, हर कस्बे में नहीं पहुंचता है। परंतु जिस तरीके से प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम बनाया है। तो 20 दिन में 2 कार्यक्रम इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बनाए हैं। ये जब चुनाव आ जाते हैं तो चुनावों में दिखना शुरू हो जाते हैं और एक थोक के व्यापारी जैसा होता है, होलसेल थोक के व्यापारी के तौर पर यहाँ पर घोषणाएं होंगी। ये हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने की बात की, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, अच्छे दिन लाने की बात की, महंगाई को खूंटे के साथ बांधने की बात की, ऐसी कई घोषणाएं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में होंगी। परंतु हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 7 साल हो गए, 8 साल होने वाले हैं इनके 31 मई को, जिसका जश्न जो है 8 साल का ये शिमला के रिज मैदान पर मनाने जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई 8 साल में प्रधानमंत्री जी को ये हिमाचल प्रदेश में अगर इनका इतना ही प्रेम था तो इनको लेके क्यों नहीं आए? अब आए हैं तो कुछ देके नहीं गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश को इन्होंने कर्जे के दलदल में डुबो दिया है। 45,000 करोड़ रुपया जो था वो हिमाचल प्रदेश पर 17 साल में कर्जा हुआ। इन लोगों ने, इस सरकार ने 4.5 साल में कर्जा जो है 45 से 70,000 करोड़ पहुंचा दिया, जो कि 25,000 करोड़ रुपया जो है वो इनकी जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा उसमें बढ़ा दिया। लोगों को तो उम्मीद थी कि डबल इंजन है, डबल इंजन से केंद्र से भी पैसा आएगा, कुछ नहीं लोगों को मिला। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कस्बों में, गली गली में जो है खाक छांचने लगा है, मुझे लगता है कि ये इस और इशारा हो रहा है कि ये स्पष्ट तौर पर संकेत है कि इनको जो पिछले जो चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए, 4 बाई इलेक्शन, उसमें इनको जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उससे घबराहट इनके चेहरों पर साफ दिख रही है कि जिस तरीके से 4 उपचुनाव हमने सरकार होते हुए आ रहे हैं, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगेगा तो लोग खुल के आएंगे। आज प्रदेश का कर्मचारी इनसे नाराज है, आज प्रदेश की महिलाएं महंगाई की वजह से इनसे नाराज हैं, प्रदेश के नौजवानों के साथ जो धोखे हो रहे हैं नौकरियों के नाम पर, जो उनको प्रदेश के नौजवानों को बार बार ठगा जा रहा है, वो इनसे नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश का व्यापारी इनसे तंग है, कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई, अपनी पेंशन की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। कौन एक ऐसा तबका है जो इनसे खुश है? इसलिए इनका विदाई निश्चित है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनके पेंशन के कागज तैयार कर दिए हैं और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उस पेंशन के डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी और ये बाहर जाएंगे। जिस तरीके से 4 उपचुनावों में गए, महंगाई के नाम पर इन्होंने मतलब पूरे देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल के नाम पर ये इन लोगों ने देश में जनता को लूट मचाई हुई है। इन्होंने डीजल के नाम पर लूट मचाई हुई है। गैस के दाम इतने बढ़ा दिए कि आम आदमी जो है चूल्हा जलाने के काबिल उन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए बहुत सारे इशू हैं, विकास हुआ नहीं, प्रदेश कर्जे के दलदल में डूबा है। इसलिए बहुत बड़े इश्यूज हैं। रही हमारी बात, हमें पता है कि हमें लोगों के बीच में कब जाना है, क्या जाना, हम लगातार लोगों के बीच में हैं। रिपीट होगा या नहीं होगा, रीत जो चली आ रही है वो चलती रहेगी या कुछ और होगा, क्या कहना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी 2 का आंकड़ा 2 डिजिट अगर छू लेगी तो हम व्यक्तिगत तौर पर इनको बधाई देंगे। क्या बात है। तो बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अगर 2 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू पाती है तो व्यक्तिगत तौर पर बधाई यहाँ पर देंगे। राणा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले काइंड ऑफ कह सकते हैं आपका भी सेंट्रली एक आदेश आया था जिसमें कार्यकारी अध्यक्षों की भी जो है वो ड्यूटीज़ लगी थी। तो ऐसे में बोलने में ये भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ अध्यक्ष जो है वो काइंड ऑफ एक रबड़ स्टैंप की तरह है और जो डिसीजंस है वो दिल्ली से आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरह की बातें उठी है और वो बाकायदा नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग स्प्रेड आउट भी हुई थी, वायरल भी हुई थी। देखिए, जहाँ तक कार्यकारी अध्यक्षों की बात है, अगर कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए हैं तो उनको चारों को कोई ना कोई काम बांटा गया है और चारों में काम बांटकर उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई। रही प्रदेश के अध्यक्ष की बात, माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की, वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं और जो भी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष काम करेंगे उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी डायरेक्शन के मुताबिक काम करेंगे। इसलिए ये टीम वर्क है और टीम वर्क जो है तभी सफल होता है जब टीम को काम दिया जाता है। तो काम दिया गया है
और उस काम को हम सब मिलकर करेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी इजाज़त से के साथ काम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें फैलाने वाले फैलाते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एक बात जो आपने पहले पूछी तो उसमें कंप्लीट कर दूं कि पब्लिक के बीच में हम लगातार हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश के इश्यूज को विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी उठा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम अभी पिच पे आए नहीं हैं, तो हमें मालूम है कि पिच पे कब जाना है और बॉल को किस दिशा में प्लेस करना है। अगर बैट्समैन हवा में जो है वो बैट को हिलाएगा है या जोर से बैट को मारेगा बिना बॉल आए, तो मुझे लग रहा है वो अपने कंधे या अपनी बाजू थकाने वाली बात है। नहीं, वार्म अप क्या उदयपुर में हो रहा है अभी? नहीं, हमें मालूम है कि हम कब जाएंगे, कब बॉल आएगी और कब किस दिशा में प्लेस करनी है। वी नो बेटर। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गली गली कूचे कूचे में राष्ट्रीय नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को घुमाना शुरू किया है, इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश की जनता का खौफ और डर इनको सता रहा है और ये घबराहट में है। और घबराहट में जो है इस तरह की जो दौड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ये इस स्टेट को बचाया जाए। जो नहीं बचेगी, हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में घबराहट यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर आप कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में घबराहट इन राष्ट्रीय नेताओं को लेकर के पैदा हो रही है कि जैसे आपने कहा कि मोदी का जो है वो विदिन 15 डेज 2 प्रोग्राम बना दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पैरेलली जो है वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्या कांग्रेस से इसमें खलबली मच रही है, कहीं ना कहीं अंदर खाते चिंता सता रही है? हमारे पास पूरी रिपोर्ट है और हम पल पल की जानकारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बुखलाहट इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे करवा रहे हैं उसमें 10 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए घबराहट है कि कुछ ना कुछ जो है, कुछ शर्म जो है उसको बचाया जा सके। आप बताइए कि कैसी सरकार है, सुबह नाश्ते पे फैसला लेती है, लंच पे बदल जाता है और डिनर पे रात्रि भोज पर कुछ और ही हो जाता है। कोई सरकार ये फैसला नहीं ले पाती है। न इस हिमाचल प्रदेश की जनता को इस सरकार पे भरोसा है कि जो फैसला लिया है वो क्या वो सफल हो पाएगा। इन्होंने 50% महिलाओं को बसेस में, HRTC की बसेस में 50% जो है रिबेट देने की, किराया रिबेट देने की बात कही है। तो क्या हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने ऐसा बात करी है? HRTC का इतना बुरा हाल हो गया है कि ना पेंशन देने के लिए पैसे हैं, ना बसों के टायर बदलाने के लिए पैसे हैं और खटारा बसें खड़ी कर दी हैं। उनको ट्रांसपोर्ट तो चल ही नहीं रही है इनसे और ऊपर से दानवीर बने हुए हैं। तो ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, पर भाई HRTC इसको ट्रांसपोर्ट को ठीक तरीके से तो चलाओ। हिमाचल प्रदेश में लोगों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी के लगातार प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, केजरीवाल ने भी यहाँ पर 2 दौरे कर दिए हैं। एक में रोड शो था, दूसरे में जनसभा थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कंसिडर नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या आम आदमी पार्टी को कंसिडर कर रही है? जिस तरह से उत्तराखंड में काइंड ऑफ डेंट पड़ा, क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प कभी भी सफल नहीं हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है, इसका जो गुब्बारे की तरह जो हवा इसमें भरी गई थी वो धीरे धीरे निकल गई है। और पंजाब में जिस तरीके से सत्ता में आए हैं, वहाँ जो सरकार की आज कारगुजारी है, लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और इनका जो सोच है, जिस तरीके से जिस दिन से सरकार आई है उसी दिन से ही पंजाब में जो है ये जो खालिस्तान सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसे जो संगठन हैं, ये ताकतें जो हैं लगातार सिर उठाती जा रही हैं। रॉकेट लॉन्चरों से इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर हमला हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब पंजाब में बहुत बड़ा मतलब आतंकवाद जो पीक पे था, उस समय भी हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि विधानसभा के गेट पर ही स्लोगन जो है इसके खालिस्तान के लिखे गए हैं, झंडे वहाँ पर लगाए गए हैं। और ये जो ताकतें इस पर उभरी हैं, इसलिए लोग समझ चुके हैं। मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लगता है कि कोई विधायक आ पाएगा आम आदमी पार्टी का हिमाचल में? देखिए, मुझे लगता नहीं कि इनका खाता खुल पाएगा। मुझे लगता नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसने हमेशा कांग्रेस को देखा है या फिर कभी बीजेपी को देखा है। इसलिए आज बीजेपी की जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति है
वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। सरकार से जो लोगों को उम्मीदें थी वो बिल्कुल पूरी तरह निराशा में बदली हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी तरीके से कर्मचारियों के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट हुई नहीं है, प्रदेश कर्जे में डूबा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इन्होंने 2017 में वायदे किए थे, वो सारे के सारे लोगों को निराशा मिली। राणा जी, आपने डीजीपी को सस्पेंड करने की भी बात अभी जो है वो कुछ दिन पहले कही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यहाँ पर जो पुलिस पेपर लीक के मामला सामने आया है, इसमें ये लगातार मांग की जा रही कि भी इसकी सीबीआई जांच की जाए। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, जो भर्तियां इस समय पर हिमाचल प्रदेश में हो रही है? देखिए, बहुत बड़ा मामला है हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के शासन में। ये जो दूसरी बार पुलिस भर्ती का मामला हुआ है, और इसमें पिछली बार जो है वो कैंडिडेट्स की जगह दूसरे कैंडिडेट लोग बैठा दिए, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे दिए गए कि वो पेपर वहाँ से डिक्टेट किए जा रहे थे। इसलिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरी बार फिर ये पेपर लीक हो गया, 1000 लोगों में पेपर ये बंट गया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ, लाखों नौजवानों के साथ बहुत बड़ा दुख है। नौजवानों का इस सरकार से विश्वास उठ गया, और उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी इस सरकार से विश्वास उठा है। ये कांगड़ा में तो एक ऐसा मामला सामने है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि भाई मैं तो मेरिट में आना था, मैंने पढ़ी थी, इतना समय से मैं ये कर रही थी। तो ये जो नौजवानों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, मुझे लगता है कि इस सरकार को आने वाले दिनों में जो है ये सरकार के लिए एक गले की फांस बन जाएगी, फंदा बन जाएगा। और जहाँ तक मैंने बात की है, मैंने ये कहा कि बहुत बड़ा मामला है। ये लगभग 80 करोड़ रुपया इस पेपर लीक करके इकट्ठा किया गया है। कौन लोग हैं, किनको पैसा गया है, किसने पैसा इकट्ठा किया, कौन पुलिस के अफसर हैं, कौन पॉलिटिशियन हैं, कहाँ कहाँ ये इस मामले के तार जुड़े हैं। अगर सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार, ये पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस करने वाली, इसको सीबीआई को तुरंत मामले को इसको दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हिमाचल प्रदेश के लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। राणा जी, इलेक्शंस अब बिल्कुल नज़दीक है। लगभग मुझे लगता है कि शायद 4-5 महीनों के अंदर जो है शायद इलेक्शंस भी हो जाएंगे। अगर एमसी इलेक्शंस, खैर उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत नहीं करने वाले हैं, जो शिमला का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? भाजपा ने तो शुरुआत कर दी है, लगातार रैलियों पे रैलियाँ हैं। कांग्रेस किस रणनीति से अब आगे बढ़ेगी? देखिए, रणनीति तो कभी भी मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं की जाती है, परंतु ये सच है कि हम सब ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश की हमारी प्यारी जनता, हिमाचल के पढ़े लिखे नौजवान, उनके अभिभावक, यहाँ की कर्मचारी, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं, किस तरह की सरकार चाहती हैं, सरकार से कैसी कैसी उनको उम्मीदें हैं, उनके सबके सुझाव लेंगे, और फिर हम कंक्लूडेड जो हम कर सकते हैं वो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, और फिर जनता के बीच में जाके हम उनसे वायदा करेंगे, ये हम करने वाले हैं। और जो कांग्रेस कहती है वो करती है। इन्होंने 2017 का जो इनका घोषणा पत्र के नाम पर जो दृष्टि पत्र है, उस पे दृष्टि जो है इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है, बंद हो गई है, वो आंखों में पट्टी लगा ली है। इसलिए आने वाले समय में लोग इनको सबक सिखाएंगे, लोगों का गुस्सा इनके ऊपर फूटने वाला है। और लोकतंत्र में जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो एक ही उनके पास तरीका होता है, वो फिंगर होती है, और जब समय आता है तो उसको बटन को दबाकर जो अपने गुस्से का ज़ाहिर करते हैं, और वो गुस्से का ज़ाहिर होने वाला है। भाजपा की सरकार जाने वाली है, ये तय है, इसमें कोई किंतु परंतु हमारे मन में नहीं है। आपके शीर्ष नेता, या हम कहें दिग्गज जो नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी, वो कह चुके हैं कि भी हम ओपीएस को लागू करेंगे, जैसे ही हम आएंगे ओपीएस को हम लागू करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कही है। लेकिन फ्रीबीज को लेकर के कांग्रेस का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, और गाँव में पानी फ्री देने की बात कही है, 50% बस का किराया माफ़ करने की बात करी है महिलाओं के लिए। आम आदमी पार्टी तो खैर फ्री में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दे रही है, वो जनता को भी मालूम है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ओपीएस पर तो मालूम सबको लग गया है, प्रतिभा सिंह ने भी कहा है, सुक्खू जी ने भी कहा है, मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा है, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस क्या विचार रखती है? जी देखिए, जहाँ तक आपने ओपीएस की बात करी है, हमने कहा कि हमारी सरकार की मनसा बिल्कुल साफ है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ओपीएस लागू की गई, हम भी लागू करेंगे। दूसरा, जहाँ तक फ्री की बात कही, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस देश को खड़ा किया है।
जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश कहाँ पहुंचा है। कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है। हम इस देश को बर्बाद होते देख नहीं सकते हैं। हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। हम इस देश के लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। इसको बर्बाद होते हम नहीं देख सकते हैं। आपने देखा कि श्रीलंका में फ्री के खेल में जो है आज वो सारी इकोनॉमी तबाह हो गई। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? 137 लाख करोड़ रुपया जो है इस देश पे सरकार ने कर्जा कर दिया। हिमाचल प्रदेश पे कितना कर्जा हो गया। तो एक इकोनॉमी तबाह ना हो, हम वही करेंगे जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहेगी। जनता बोलेगी हमें ये चाहिए, हम उस पर गौर करके जो हो सकता है उसको करेंगे, परंतु हम अपने देश को, अपने प्रदेश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। राणा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार, मतलब मोटा मोटा आइडिया, दिल की बात कहिएगा, कितना आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छू सकती है? मुझे लग रहा है कि आज तक पिछले इतिहास में कांग्रेस ने जितनी सीटें सबसे ज़्यादा जीती थी, वो रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है। और कांग्रेस बड़े भारी मार्जिन से, बड़ी तादाद में सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। और हमें प्रदेश की जनता पर, प्रदेश के नौजवानों पर, प्रदेश की महिलाओं पर, प्रदेश के कर्मचारियों पर और आम जनमानस पर पूरा भरोसा है। और हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। राजा वीरभद्र जी ने इस प्रदेश को यहाँ पहुँचाया है, उसको आगे, उनके सोच को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और राजा वीरभद्र जी इस प्रदेश को जो है वो मॉडर्न, जिसको कहते हैं आधुनिक हिमाचल प्रदेश का उन्होंने बनाया। डॉक्टर भाई एस परमार ने इनका निर्माता रहे इस प्रदेश के। और उन दोनों के सोच को और कांग्रेस के सोच को लेकर हम सब पार्टी के लोग, सब नेता इकट्ठे होकर इसको आगे बढ़ाएंगे। राणा जी, अंत में एक प्रश्न आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, ना जाने आप इससे कितना इत्तेफाक रखते होंगे। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जिनको इस बार जो ये कमेटियां यहाँ पर बनाई गई है, चाहे वो मैनिफेस्टो हो, पर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हो, कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनको कुछ भी यहाँ पर जो है वो पोस्ट नहीं दी गई है, या दी गई है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए दी गई है। और बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि कल के आए हुए जो युवा है वो हमें चलाएंगे, वो हमें ऑर्डर देंगे। अंदर खाते कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी के ऐसे कुछ सीनियर्स लीडर्स को दरकिनार किया गया? क्योंकि जिस दिन पदभार ग्रहण समारोह था उस दिन भी कुछ अहम चेहरे नहीं पहुंचे थे। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो, सारे लोग किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते। आदमी की व्यक्तिगत व्यस्तताएं भी होती हैं, पहले के प्रोग्राम होते हैं। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी ये सोच लेके चल रही है कि जो सीनियर लोग हैं उनका तजर्बा, उनका सोच और नए लोगों को इंडक्ट करके उनका जोश और साथ में होश और उनको भी, ताकि आने वाले समय के लिए वो भी तैयार हों, वो भी सीखें। सबका मिश्रण करके जो है ये सब चीज़ें तैयार हुई हैं। हम नौजवान, मिडिल एज, अपर एज वाले सब मिलकर प्रदेश को आगे सुंदर प्रदेश बनाएंगे। लोगों की जनकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस का सोच है कि इसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सब मजहब के लोग खुशहाली की ओर बढ़ें, देश हमारा खुशहाली की ओर बढ़े। हम भाजपा की तरह इसको जातियों में, धर्मों में, मजहब में बांटने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा देश, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी मजहबों के लोग रहते हैं, सब लोग तरक्की करें, खुशहाल हों और हमारा देश खूबसूरत देश बने, हमारा प्रदेश खूबसूरत बने और हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी। बहुत सी बातें हमने आपके साथ यहाँ पर की और बहुत सी चीज़ें यहाँ से निकल करके आई कि कांग्रेस आखिरकार किस माइंडसेट को लेकर यहाँ पर आगे चल रही है और क्या कुछ पूरी बातें हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर स्टोरिंग। हमारे साथ राजेंद्र राणा जी इस समय पर मौजूद थे, जिन्हें समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। पहले एमसी इलेक्शन सोलन में इन्हें भेजा गया, उसके बाद फतेहपुर में इन्हें भेजा गया, वहां पर भी उन्होंने फतेह हासिल की। अब एक बड़ी जिम्मेदारी इनको यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दी गई है। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को संगठित कर पाती है, आने वाले चुनावों में विजय हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये तो समय के गर्भ में है। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। मैं हूं मनोज ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।